और एक जगह पे काफी गरीब लोग भी रहते हैं, ठीक है। बट बारिश ना अमीर देखता है ना गरीब भी देखता है। इसी तरह से गवर्नमेंट जब टैक्स वसूलती है, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स अगर वसूलती है, तो जब उसको डेवलपमेंट करना है तो वो अमीरी और गरीबी नहीं देखती है, वो डेवलपमेंट सबके लिए करना चाहती है, ठीक है। और बट वो जब टैक्स वसूलेगी तो वो ये देखेगी कि कहां से हमें ज्यादा टैक्स मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्सन बेचारा 15-20 हजार रुपए कमा रहा है आज के टाइम पे दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में, उसको क्या बचता है, तो क्या उससे भी टैक्स लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उसलिए गवर्नमेंट ने नियम बना रखे कितने पे टैक्स लगना चाहिए। सेम काफी लोगों की इनकम है जो कि 50 लाख 60 लाख है, क्या उनसे टैक्स लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तभी तो तभी तो जाकर के जो दूसरे लोग हैं जिनके पास आय कम है, उनका गवर्नमेंट हेल्प कर पाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स लेने का सबसे मेन मोटिव यही है कि किस तरीके से इक्वलिटी लाई जाए। अदरवाइज तो टैक्स भी अमीरों ने दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है सर्विस भी सिर्फ अमीरों को दे देगी, तो बेचारे गरीब कहां जाएंगे जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। तो मेन गवर्नमेंट का मोटिव समझिए टैक्स लेने का। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए है कि वो इक्वलिटी ला सके। ऐसा नहीं है कि इस अमीर का सारा पैसा उठा के गरीबों को दे दिया तो इक्वलिटी होगी, नहीं। इक्वलिटी का मतलब है एक नॉर्मल पर्सन को भारत जैसे देश में रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे राशन दे दिया, बिजली के दर सस्ते कर दें उनके लिए, जी कम्युनिट करेंगे तो ये उनको सड़क पे चल सड़क तो उसकी गलियां अच्छी बना दी जाए, बट इसके लिए पैसा कहां से आएगा क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं कि उतना टैक्स भर पाए या खुद बना पाए। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्स लगाना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो इंडिया में हम सिर्फ अब कुछ वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी कंट्री है जिसको टैक्स हेवन कहते हैं, वहां टैक्स नहीं लगता, बट दूसरे तरीके से टैक्स वसूला जाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे कि टैक्स है क्या, कैसे लगता है और क्यों लगता है। तो देखिए थोड़ा मोड़ा ये जो आपने सुना है, ये हिस्ट्री है एक तरह से कि टैक्स कब से शुरू हुआ। जैसे 1860 में एक्ट बना, इसको जब हमारे देश आजाद हुआ उसको डेवलप करके उन्होंने उसको एबलिश करा, फिर नया लेकर के आए, न्यू तरीके से ड्राफ्ट करा, और 1 अप्रैल 2062 से, सॉरी 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 2062 कह रहा हूं, 1962 से हमारा ये फुल फ्लेज एप्लीकेबल हो गया इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। बार बार ना डूं आवाज आ रही है इसमें, ठीक है। तो अगर हम कंप्राइज करें कि भाई अगर टैक्सेशन लॉ की बात करें, ठीक है, तो टैक्सेशन लॉ मतलब है क्या, ओवरऑल क्या है। तो सबसे पहले एक मैंने बताया कि कर कैसे वसूला जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए, उसकी एक विधि जिसको कह सकते हैं, कैलकुलेशन का तरीका, या कैसे लिया जाए उनसे टैक्स, कहीं तो लिखा जाएगा ना, कहीं तो कोडिफाई किया जाएगा कि भाई कैसे लेना है, किससे लेना है, कौन सी इनकम पे लेना है, कौन सी इनकम पे नहीं लेना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, ठीक है। उसमें सब कुछ लिख दिया जितना हो सकता था 1961 में, उन्होंने सब लिख दिया। अगर उस टाइम का परफेक्ट होता तो हर साल फाइनेंस एक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही चलता रहता। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट हर साल बदलता है, इनकम टैक्स मनी बिल के अंदर में आता है, वो हर साल बदलता है, ठीक है। चलिए, एक बार एक्ट बना दिया, अब धीरे धीरे क्या होता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। भाई जब एक बार एक्ट बन गया फिर देखते कि नहीं नहीं जी ये छूट गया था, या तो हमने इस पे ज्यादा टैक्स लगा दिया या उस पे टैक्स लिया ही नहीं, ठीक है। उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसको फिर एक्ट के अंदर जोड़ देती है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे रिसेंट आया। अगर हम 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव लिस्ट दे रखी है कि इस आइटम पे टैक्स लगेगा, इस इनकम पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, या किस पे लगना चाहिए उसकी लिस्ट तो दे दी, लेकिन उसमें उसके अलावा जो इनकम है उन सब पे टैक्स नहीं लगता है। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गवर्नमेंट ने। अब उसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, 2 साल पहले उन्होंने एक्ट को फिर से अमेंड किया और क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड कर लिया कि आपकी जो भी उस पर इनकम होगी उस पर आपको 20% देना है, लॉस होगा तो भी 20% देना है, वो हो गया जो भी है। तो कहने का मतलब है 1961 में जो बनाया, तो हर साल कुछ ना कुछ ऐड करते गए। अच्छा, ऐड करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि आज जा गए आज ऐड कर देते हैं, चलो जी अमेंड कर देते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अभी जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बिल इतनी आसानी से पास नहीं होता राज्यसभा लोकसभा, तो इसलिए मनी बिल होता है, और जो कि बजट सेशन में ही आता है, जो कि ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में हर साल आता है।
और जिस साल इलेक्शन होते हैं वो आफ्टर इलेक्शन आता है, ठीक है। तो उस एक्ट के अंदर में, फाइनेंस एक्ट के अंदर में, इस इनकम टैक्स एक्ट को चेंज किया जाता है जहां जहां जरूरत होती है। कभी आपने सुना होगा कि जी टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया, घटा दिया, इतने तक माफ कर दिया, ये खर्चे अलाउ कर दिया, ये सब बाद में डिस्कशन का पार्ट है। बस ये समझिए फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट में ये सारी चीजें, जो भी चेंजेस होते चले जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर में, जो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं नहीं ये छूट गया वो छूट गया, उसको वो ऐड करती चली जाती है, ठीक है। चलिए जी, ये दो बातें अभी तक हमने समझ ली कि लॉ के अंदर में क्या होता है। एक तो एक्ट हो गया, एक फाइनेंस एक्ट हो गया। फाइनेंस एक्ट को आप बजट की तरह याद करिए, जो बजट आता है सालाना हमारा फरवरी में, वो हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सब तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब लॉ को कोडिफाई भी कर दिया जाता है, उसमें प्रोसीजर नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर बना दिए, क्योंकि अगर चैप्टर को भी आर्टिकल के अंदर लिखने लगे तो आर्टिकल काफी बड़े हो जाते हैं, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस आर्टिकल को ना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स के रूल्स एक निकाल दिए कि भाई देखिए, आप टैक्स लगाइए, ऐसे लगाइए, उसको कैसे लगाया जाएगा, उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाएगी, किस तरीके से प्रोसीजर करा जाएगा, कौन सा आईटीआर भरा जाएगा, कौन से फॉर्म्स आएंगे, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो रूल्स के अंदर में आपकी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है, देखिए जैसे आपको भी पता है कि कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं है और कोई भी एक्ट समझने में सीधा नहीं है। सिर्फ इज आर एम की वजह से भी इतनी ज्यादा मीनिंग चेंज हो जाती है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस निकाल देती है। उस सर्कुलर में वो करती क्या है कि भाई हमने जो ये बात बोली उसका मतलब ये है, आप भ्रम में मत रहिए। जिस भी चीज के अंदर में, जिस चीज के अंदर में गवर्नमेंट को क्योस कहा जाता है कि भाई ये क्या है, आम जनता कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये है क्या, इस पे टैक्स कितना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द, जैसे अभी आपका बजट सेशन बीता था, अब धीरे धीरे जहां जहां कंफ्यूजन होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन निकालती चली जाएगी। पर्पस वही है कि लॉ को ठीक से समझाना, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा गवर्नमेंट उसको क्लैरिटी देने के लिए सर्कुलर नोटिफिकेशंस निकालती रहती है। अच्छा ठीक है, इसके बाद भी क्या होता है आपको सर्कुलर पता और है। नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या है सर? सर्कुलर नोटिफिकेशन में जब सेशन शुरू हो जाएगा ना, तब एक एक करके करेंगे, क्योंकि अगर इसके बीच में डिफरेंस शुरू करेंगे तो 1 घंटा चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास ना, हम 45 मिनट्स हमने अपने पास रख रखा है, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी ना बस ओवरव्यू समझाना है, क्योंकि जिन बच्चों ने कल ज्वाइन नहीं करा ना उनको ओवरव्यू हम एक दे दे। फिर जैसे जैसे हम अपने सेशन शुरू करेंगे उसमें एक एक करके इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब लास्ट आता है ना हमारा लीगल डिसीजंस। आपको भी पता है किसी भी, कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं है, उसमें डिस्प्यूट होते ही हैं। कोई भी किसी भी चीज में, जैसे मान के चलिए मैंने आईटीआर भरी, उसके अंदर में मैंने कोई खर्चा अलाउ करवाया अपना, गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या है, वो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बना देती है। हम कहते हैं जी इस पे 10,000 टैक्स होना चाहिए, वो कहते हैं जी नहीं हम तो इस पे 20,000 लेंगे। अब इस पे डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट के लिए क्या करते हैं, फिर अपीलेंट के पास जाते हैं, अपीलेंट में केस हारते हैं तो फिर हम आईटीएटी में जाते हैं, आईटीएटी में केस हारते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है किसी मैटर पे कि फलाना केस में ये हुआ, वो भी एक तरह से ड्यूरिंग द पूरा उस डेट से लेकर के वो एप्लीकेबल मान लिया जाता है। अगर हाई कोर्ट कहती है कि इस चीज का मतलब ये है तो उसी तरीके से समझा जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको हम अपना ही एक एग्जांपल बता देते हैं। एक एनआरए टैक्स में एक फॉर्म होता है 67, ठीक है। वो हम, क्लाइंट ने डिले डिटेल दी, हमने डिले फाइल करा, आईटीओ ने उसको डिसअलाउ मार दिया कि जी नहीं ये तो आपने डिले फाइल करा है, इस पे टैक्स लगेगा, 4-5 लाख का टैक्स था, ठीक है। हमने क्या करा, उसकी अपील लगा दी। अपील में कि हमने 3-4 केसेस लगा दिए कि जी हाई कोर्ट में फलाना फलाना जजमेंट्स आ रखी है। अपीलेंट ने क्या करा, उस जजमेंट को मानते हुए हमें भी अलाउ कर दिया। अगर मान के चलिए हमने कोई जजमेंट ही कोर्ट नहीं किया होता तो वो हमारे फेवर में देती ही नहीं।
फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि नहीं जी आप हमें राहत दीजिए, फिर वो उस पर डिसीजन लेती। तो हमारा जो मेन यही है कि किसी भी सेक्शन में, किसी भी तरह के डिडक्शंस में, एग्जम्पशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देती है और वो मान्य होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है 5 चीजों से मिलकर बना है। पहला एक्ट, क्या एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा फाइनेंस एक्ट जो बजट कहते हैं। तीसरा रूल्स। चौथा सर्कुलर नोटिफिकेशंस। और पांचवा लीगल डिसीजंस। ये 5 चीज मिलके इसको हम टैक्सेशन ऑफ लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। ये सब मिला करके हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन बनता है। अकेला इंडिविजुअल कोई भी टैक्स नहीं है, सब जुड़ करके किसी के ऊपर टैक्स लगता है। इंडिविजुअली किसी की कोई पावर नहीं है। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे, बाकी बातें सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की चलेगी। रूल, नोटिफिकेशन सबसे भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि भाई अब एक्ट तो बन गया, अब हमें पैसे भी तो वसूलने हैं, लोगों से पैसे भी तो लेने हैं, टैक्स के पैसे भी तो लेने हैं। तो हमें वो पर्सन चाहिए, हमें जो पर्सन चाहिए जिससे हम टैक्स वसूल सके। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लोग मान के चलिए, बहुत हम लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके मम्मी पापा खर्चे के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए 10-20 हजार रुपए उनको ट्रांसफर करते हैं। तो क्या उस 20 हजार पे भी टैक्स लग जाना चाहिए? क्या वो उसकी इनकम मान लेनी चाहिए? तो ये सारी बातें हम कहां देखेंगे? ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है कि हर तरह की रिसीविंग को हम इनकम नहीं मान सकते। ये सारी की सारी बातें सेक्शन 2 के अंदर में क्लियरली अलग अलग बहुत सारे हेड्स हैं, जिसमें हमें क्लियर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस सेक्शन में कौन किस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है? टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इनकम होनी चाहिए। ठीक है, और इनकम भी एक लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। जैसे अभी वैसे तो 5 लाख तक एग्जाम है, अब 2.5 लाख की लिमिट मानिए कि एक जो इनकम है, अभी मान के अभी 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर हो जाता है तो 13,000 रुपए टैक्स की कैलकुलेशन बन जाती है। तो हम अभी 2.5 लाख की लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बात बताइए ना, इन थोड़ी बहुत इनकम तो सभी करते हैं, बट घर चलाने के लिए भी लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे कितने हैं भाई? कम से कम 2.5 लाख रुपए तो छोड़ दो, इतना तो कम से कम चाहिए आज के टाइम पे लोगों को घर चलाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोला कि 2.5 लाख तक जी कोई टैक्स मत लगाओ। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सबसे टैक्स नहीं लेती है, सिर्फ उसी से लेगी जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड करे हुए सर्टेन लिमिट के ऊपर चले जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को बोलेगी जी नहीं जी तू भी टैक्स दे दे, तूने 10,000 कमाए तू भी टैक्स दे दे, तेरे मम्मी पापा ने अभी 50,000 रुपए ट्रांसफर कराया है, तेरे खाते में पैसा है तो उस पर टैक्स दे दे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पहली बात इनकम होनी चाहिए। अभी वो इनकम की भी डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम ओवरव्यू अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो वो इनकम क्या होती है वो सब डिफाइंड है, वो सारी चीजें डिफाइंड है कि इनकम किसको कहते हैं। ठीक है, टैक्स कैसे लगता है वो भी डिफाइंड है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इनकम है उसकी कैटेगरीज क्या क्या होती है। आपके सामने देखिए ना, जो शीट खुली हुई है उसके अंदर में एक एक करके देखिए पॉइंट्स पढ़ते जाइए। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, कुल मिला के जितनी भी टाइप की इनकम लोगों की होती है उसको 5 कैटेगरी में बांट दिया है कि जी 5 तरह की इनकम को हम डिफाइन करते हैं। जितनी भी लोगों की इनकम होती है उसको 5 कैटेगरी में बेसिकली डिफाइन करा जाता है। मोर और लेस इसी 5 कैटेगरी में सब तरह की इनकम इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ही में से कोई ना कोई जॉब पे होगा, सैलरीड होगा। ठीक है, अगर उसकी लिमिट जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब लिमिट से अबव चली गई तो उसके ऊपर आपने सुना होगा टीडीएस काट देते हैं। वो उसकी लाइबिलिटी होती है 192 में कि वो उसके ऊपर टीडीएस काटे। ठीक है, उसका मतलब टीडीएस काटने का मतलब भी है कि आपका टैक्स उसने काट के सरकार को दे दिया, मतलब आपने इनकम टैक्स भर दिया, बाद में आपको रिटर्न भरना होता है। तो आपकी सैलरी इनकम है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, इसी में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मान के चलिए
सैलरी इनकम, ये कोई भी इनकम नहीं है, बट उन्होंने ना बहुत सारे पैसे बचा के रखे हुए थे और उस पैसे से उन्होंने घर खरीद लिया। एक घर ले लिया, उसके अंदर 10 कमरे थे, उन 10 कमरों से 50,000 रुपए महीने का रेंट आने लगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सैलरी तो नहीं है, बट है तो इनकम। तो इसको कहां टैक्सेबल करा जाए? तो जो गवर्नमेंट ने उसको क्या कहा, चलिए इसके लिए भी एक हेड बना देते हैं, उस हेड का नाम देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए, ये भी एक मैटर खत्म। अब हमारे पास दो कैटेगरी होगी टैक्सेशन की, एक सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, दो कैटेगरी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम बोलेंगे ऑल, ये तो कवर हो गया। ठीक है, फिर एकदम से आपको एक और कैटेगरी बताता हूं। मेरे पास ना तो रेंटल इनकम की जगह है, ना मैं जॉब पर हूं, बट है क्या, मेरे को शेयर ट्रेडिंग वगैरह बड़ा अच्छा लगता है कि जी शेयर की ट्रेडिंग करूं, है ना, उससे प्रॉफिट कमाऊं, आज सुबह खरीदूं, शाम को इंट्राडे में सेल कर दूं, या आज खरीदूं 2 दिन के बाद डिलीवरी में सेल कर दूं, ऑप्शन में खेलूं, फ्यूचर में खेलूं, ये सब मर्जी है मेरी। तो उससे जो भी इनकम होगी, अब वो भी एक क्वेश्चन हो गया, भाई इसको कहां पे टैक्स करें? कहीं ना कहीं तो टैक्स करना पड़ेगा ना। या तो एक चीज और भी है कि भाई मैंने 10 साल पहले मेरे पापा ने एक घर खरीदा था जो कि था 10 लाख रुपए का। ऑब्वियसली आज के डेट में उसकी कीमत 10 लाख रुपए नहीं होती, आज के डेट में वो 20 लाख रुपए हो गए। तो 10 और 20 के बीच में 10 लाख का डिफरेंस है, मतलब मेरे को तो प्रॉफिट हुआ। जहां प्रॉफिट वहां टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा यार इसको तो प्रॉफिट हो गया, तो क्या हमें इससे टैक्स लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। आफ्टर इंडेक्सेशन गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो उस इनकम को भी टैक्स, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया? इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के कैटेगरी में इन सबको रख दिया गया कि जो इस टाइप की इनकम है, जो कि किसी एसेट्स को सेल करके आती है या इन्वेस्टमेंट को सेल करके इनकम जनरेट होती है, उसको बोल दिया कैपिटल गेन। क्योंकि अगर कोई अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड का होगा तो उसको पता होगा कि जो रिवेन्यू आइटम है वो पी&एल में आते हैं, और जो कैपिटल आइटम है वो सारे के सारे बैलेंस शीट का पार्ट है। बैलेंस शीट के किसी पार्ट को अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, वो हमारी कैपिटल गेन में आ जाती है। और अगर हमारा पी&एल के पार्ट में कुछ भी इनकम जनरेट होती है, उसको बिजनेस प्रोफेशन में रख लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए, कैपिटल गेन हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। पहला, अगर मैं सैलरी हूं तो मेरे को सैलरी के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अगर मेरी रेंटल इनकम है, ठीक है, तो मुझे रेंट रेंट पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी हमारी कैपिटल गेन है, अगर मैं प्रॉपर्टी का सेल परचेज करूं या फिर शेयर ट्रेडिंग करूं या इस टाइप की कोई भी कैपिटल एसेट से मैं इनकम सेल करने से इनकम जनरेट होगी, वो हमारी कैपिटल गेन के अंदर में आ गई। ठीक है, उसके बाद 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है जी, मैं ना सैलरी हूं, ना रेंटल है, ना मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कोई भी पर्सन आता है मेरे से कोई काम करवाने में, बोलता हूं जी आपका एक्स अमाउंट ऑफ फीस है। ठीक है जी, बिल्कुल, वो एक्स अमाउंट ऑफ फीस मेरे को देता है। उस पैसे से मैं एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल देता हूं। तो सैलरी निकालने के बाद जो मेरा पैसा बचेगा, वो मेरा प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट है। गवर्नमेंट का अच्छा प्रॉफिट है, इस पे भी टैक्स दे दो। ठीक है, इस पे भी टैक्स दे दो। तो कहने का मतलब ये प्रोफेशन, टैक्स ऑन प्रोफेशन हो गया एक तरह से, कि कोई भी प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल को सेल नहीं करता है, प्रोफेशनल सिर्फ अपनी सर्विस देता है, जैसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं। इनके पास इनके पास कोई सेल करने का आइटम नहीं है, इसलिए इनको प्रोफेशनल कहा जाता है। कोई भी चीज ये सेल नहीं करते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पे भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, होल अमाउंट पे नहीं, जो प्रॉफिट होता है उस पे लगता है, वो डिस्कस का पार्ट है बाद में। ऐसे ही मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक शॉपकीपर को भी बिजनेसमैन बोलते हैं, फैक्ट्री ओनर को भी बिजनेसमैन बोलते हैं। वो क्या करता है, एक शॉपकीपर सामान लाता है, अपनी दुकान में 1 लाख का सामान लाता है, उसमें मान के चलिए 10% वो प्रॉफिट ऐड करता है, और 1,10,000 में उसको बेच देता है। ठीक है, अब 10,000 उसको प्रॉफिट हो गया एक दिन का। तो ये एक्यूमुलेट हो के साल का अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट को क्रॉस कर गया जो उसके लिए बनाई गई है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। अब टैक्स किस हेड में रखा जाए? उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में दिया गया। बिजनेस प्रोफेशन का एक ही हेड है, बिजनेस उसमें जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री लगाई मैंने,
उसके अंदर मैं मशीनरी बनाता हूँ, खूब सारी मशीनरी बनाता हूँ। मशीन की जो मेरी कॉस्ट आती है वो आती है 1 लाख रुपए, और मैं उसको 1,30,000 में बेच देता हूँ। मेरी 30,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे में खूब सारी मशीन सेल्स करता हूँ ड्यूरिंग द ईयर, और मेरे को मान के चलिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये आपके बिजनेस से इनकम है, ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो अब हमारे पास हो गए कैटेगरी कुल मिला के 4। पहले सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब उसके बाद अब बोलेंगे कि जी ऑलमोस्ट सब कुछ तो इसी में आ गया, अब तो कुछ इनकम का सोर्स बचा ही नहीं जिसपे हम टैक्स लगा सके, लेकिन कुछ चीजें हमारी छूट रही है। आप सबके सबके पास सेविंग अकाउंट होगा या एफडी भी होगी। ठीक है, एफडी पे हम जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो भी तो हमारी इनकम हुई। बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है ये भी हमारी इनकम है। उस पे भी क्या टैक्स लगना चाहिए? यस, टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा इसकी हम कैटेगरी क्या दें? ना तो ये सैलरी है, ना कैपिटल गेन है, ना बिजनेस एंड प्रोफेशन है ना, ना रेंटल इनकम है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो एक हेड बनाते हैं, इसको कहते हैं अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज वास्ट है काफी, जितनी चीजें बच गई वो सब अदर्स में डाल दिया। हमने कहीं से शेयर्स खरीदे, ठीक है, वो शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिला, वो हमें उसने कहा चलो अदर सोर्स में डाल दो। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि कोई हमें इंटरेस्ट मिलता है, चाहे इंटरेस्ट कोई बैंकर दे, एनबीएफसी दे, या किसी भी तरह का इंटरेस्ट दे, जैसे पोस्ट ऑफिस से भी इंटरेस्ट आता है, किसी भी तरह का जो इंटरेस्ट इनकम है वो सब अदर सोर्स का पार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा एक आपको एक पॉइंट और बताता हूं कि जी मेरे को लॉटरी खेलने की आदत है। ठीक है, वैसे इतना चलता नहीं है आजकल, लेकिन कुछ स्टेट्स में है। तो उस लॉटरी से भी जो इनकम होगी, उस लॉटरी से मान के चलिए कोई इनकम हो गई कि मेरा आज जैकपॉट लग गया और 10 रुपए का मैंने लॉटरी खरीदा था और 10 लाख रुपए इनाम पे लग गया, उसको 10 लाख रुपए कभी नहीं मिलते। 30% उड़ा दिया जाता है प्लस सेस और सरचार्ज अलग से। तो उसको कितना मिलेगा? 10 लाख नहीं मिलेंगे, उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए आपको पता होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में, जो बताते हैं कि एक करोड़पति है तो उसको 1 करोड़ नहीं मिलते, उसको 70 लाख रुपए मिलते हैं। 70 लाख और सरचार्ज वगैरह और कटता है। ठीक है, तो 70 नहीं, ऑलमोस्ट 65 लाख रुपए मान के चलिए उसको इन हैंड मिलता है। क्योंकि ये कोई इनकम नहीं है, ये एज इंस्टेंट, इसके लिए ये कोई प्रोफेशन नहीं है लॉटरी खेलना। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे ज्यादा टैक्स लगा रखा है, और सीधे 30% गवर्नमेंट कहती है कि आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से म्यूचुअल फंड पे डिविडेंड आ गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड पे जो डिविडेंड आ गया उस पे भी गवर्नमेंट कहती है कि जी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत ना इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, वो आप जब अदर सोर्स पढ़ेंगे ना तब आएगा। मेरे को थोड़ा सा बस नाम लेना है उसका, सेक्शन 56। ये बड़ा अच्छा सा सेक्शन है। ये मतलब ना दोस्तों के बीच में ना फूट डालने का काम करती है कि कोई किसी को ना गिफ्ट देगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ठीक है जी, आपस में पैसा लेना देना बहुत अच्छी बात है, गिफ्ट लेना देना बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट इसी से 56 सेक्शन में आता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो होता क्या है, मान के चलिए मेरी शादी हुई जैसे, ठीक है, और मैं शादी में, आपको पता है रिसेप्शन में बैठे होते हैं और काफी सारे लोग लिफाफे लेकर के आते हैं। किसी में 1100 होते हैं, किसी में 2100 होते हैं, कोई खाली लिफाफा भी दे जाता होगा, पता नहीं होता है कि नहीं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से एंड ऑफ द टाइम जब जो मेन पापा होते हैं जिन्होंने सारा खर्चा कर रखा होता है, वो सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई कलेक्शन कितनी हुई। तो उसी में कुछ ना मामा फूफा कोई हो सकता है महादानी निकल जाए, है ना, या कोई मेरा एक दोस्त महादानी में निकल जाए और वो शादी में 2-4 लाख रुपए दे जाए मुझे। ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, आपको पता पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा टोटल जो रिसीट हो गया शादी के टाइम पर वो हो गया 5 लाख रुपए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, 5 लाख रुपए अच्छी है। तो क्या 5 लाख कंसिडरेबल अमाउंट है? यस, बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है। तो क्या इस पर टैक्स लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी इनकम है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई। गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी तरह का जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल होगा अगर वो 50,000 को क्रॉस कर जाए इन टोटल। ठीक है, तो टैक्सेबल होगा, बट उसकी सर्टेन कंडीशन लगा दी सेक्शन 56 में कि भाई एक बात बताइए, क्या मेरे पापा मेरे को गिफ्ट नहीं दे सकते? पापा तो सीधे प्रॉपर्टी नाम कर देते हैं। क्या एक बार में बिजनेस शुरू 10 लाख रुपए दे देते हैं कि ये ले बेटा बिजनेस कर, या ये कर, या फलाना कर, डिगाना कर? तो क्या उस पर भी टैक्स लगता है? नहीं। गवर्नमेंट ने 22 रिलेशन, 22 रिलेशंस
बना रखे हैं, 22 रिलेशन ऐसे दे रखे हैं जिनसे हम पैसा ले लें तो उस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एज ए गिफ्ट ले लें तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 22 रिलेशन में ऑलमोस्ट कैसे कवर होता है, आप खुद चैन बना लीजिएगा। मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब हमारे मामा मामी चाचा चाची, उनके बच्चे, ठीक है, हमारे ममेरे और फुफेरे कजन्स, ठीक है, दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के एक चार्ट बनता है, उस चार्ट में टोटल 22 रिलेशंस हमारे डिफाइन है कि कुल मिला के इतने लोग जो होंगे इसके ऊपर कोई टैक्स, इनसे लिया हुआ पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। बट कोई अगर फ्रेंड हमें 50,000 से ऊपर अमाउंट दे देता है तो गवर्नमेंट कहती है इस पे भी हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है, इस अमाउंट पे भी हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अगर 50,000 से अमाउंट कम हुआ तो गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है, ठीक है। ये सब अदर सोर्स में पढ़ने वाली बात है, एक ओवरव्यू हम समझ रहे थे। चलिए, कुल मिला के अब इन सबको टोटल करके हमारे 5 हेड हो जाते हैं। फॉर सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, सैलरीड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इसी पांचों के बीच में सारी की सारी हर तरह की इनकम घूमती है, इसके अलावा कोई अदर हेड ऑफ इनकम होता ही नहीं है। कोई भी इनकम आप माइंड में सोचिए वो इन्हीं में से किसी ना किसी हेड में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक इसमें रेजिडेंस रेजिडेंस लिखा हुआ है थर्ड नंबर पॉइंट पे, आप देखिए। अब रेजिडेंस का क्या मतलब है? अच्छा, एक बात बताइए, एक एक कोई अंग्रेज है, ठीक है, वो विदेश से इंडिया में घूमने आता है, ठीक है, आईटीआर भरने का टाइम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई चल रहा है, वो गवर्नमेंट सबसे टैक्स लेती है, तो क्या उस पर्सन से भी टैक्स ले ले जो हमारे यहाँ इंडिया में घूमने के लिए आए हैं? नहीं। तो सबसे नहीं। जरूरी है उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना कि क्या वो रेजिडेंट है कि नहीं। पहली बात, आपको इनकम टैक्स में ये चीज ध्यान रखनी है, सिटीजन और रेजिडेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सिटीजन वो है जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और इंडिया की नेशनैलिटी है, उसको सिटीजन कहते हैं। और रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया में रह रहा होता है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। जो ये सेक्शन 6, 7 और 9 में क्लियरली डिफाइन करता है कि कोई भी पर्सन अगर 182 दिन से ऊपर इंडिया में रह जाता है तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ऑफ टैक्सेशन वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। और भी बहुत सारी कंडीशंस है, इसके अलावा और भी काफी सारी कंडीशंस है जिसको हमें देखना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर्सन का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, या अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम जो है इंडिया के कनेक्शन में कुछ ना कुछ होनी बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक हम क्या करते हैं, कंपनी है, ठीक है, उसमें एक मशीनरी लगी, वो ऐसी मशीनरी है जिसको इंडिया वाले ठीक नहीं कर सकते, वो जापानीज मशीन है, और उसको रिपेयर भी जो करेगा वो कोई जापानीज आदमी ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका नो हाउ है, उसके पास उसकी नॉलेज है, ठीक है, उसी को इसकी नॉलेज है, और वही वो उसको ठीक कर सकता है। उसको हम क्या करते हैं, इंडिया में बुलाते हैं, ठीक है, इंडिया में बुलाते हैं कि भाई आजा और हमारी मशीन ठीक कर दे, ठीक है। वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया में आता है, उस मशीनरी को ठीक करता है, वो कहता है जी मेरी फीस 5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें उससे टैक्स लेना चाहिए? कोई भी माइक ऊपर मैसेज में या माइक खोल करके बताइए, क्या हमें उससे टैक्स लेना चाहिए? जी हाँ। और कोई 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 और? किसी को राय नहीं देनी अपनी? अगर कोई पर्सन अगर एनआरआई है या फॉरेनर है और उसकी जो इनकम है इंडिया में अगर अराइज हो गई, अराइज का मतलब होता है इंडिया में जनरेट हो जाना। क्या मशीन इंडिया में थी? यस। क्या इंडिया वाले पैसे दे रहे थे? यस। इवन वो सिर्फ 5 दिन के लिए आया था तो उसकी इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हो गई, तो बिना टैक्स काटे, टीडीएस काटे, उसको पैसा नहीं दे सकते, उसकी इनकम पे भी एक तरह से टैक्स लग गया। वो आईटीआर भरे या ना भरे मैटर नहीं करता,
बट उसका टीडीएस काटना मैंडेटरी है सेक्शन 195 में। ठीक है, तो ये पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, अप्रोक्सीमेट यही एक रेजिडेंट हो। अच्छा, एक छोटा सा और डेफिनेशन है, हम 5 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे कि कैसे किया जाए आगे का। तो पर्सन किसको कहते हैं, इसमें जो आप पूरे इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे हर जगह पे पर्सन पर्सन लिखा होगा। तो पर्सन का मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग है कि जी नहीं मैं राजीव मेरा नाम है, मैं हूं, या कोई एक्स है कोई वाई है, क्या वही पर्सन है? इनकम नो टैक्स सर, एक्ट में, लीगल एंटिटी भी पर्सन होती है। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक जी, जो इनकम टैक्स पर्पज से जो पर्सन की डेफिनेशन कही गई है, मैं एक रफ बता देता हूं, सेक्शन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड में है। अगर कोई पर्सन तो है ही, जैसे हम आप ये तो है ही है टैक्सेबल। एक एचयूएफ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अभी मत समझिए क्या होता है, ठीक है, वो हिंदू लॉ में भी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी एक पर्सन मान लिया गया है। कंपनी को भी एक पर्सन मान लिया गया है। एलएलपी को भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी एक पर्सन मान लिया गया है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, अब जाते वक्त कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसको भी एक पर्सन मान लिया गया है। और एग्जांपल दीजिए, कोई सोसाइटी होती है, ठीक है, जैसे कोई अगर रेजिडेंस सोसाइटी में रहता होगा तो एक ग्रुप बन जाता है सोसाइटी, जिसको बोलते हैं रेजिडेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो बनती है, उसको भी एक पर्सन मान लिया गया है। जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं इन सबको भी एक पर्सन मान लिया गया है, ये सब भी एक पर्सन होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को भी एक पर्सन मान लिया गया है। तो कहने का मतलब है, इनकम टैक्स की नजर में जो भी आइडेंटिटी इनकम जनरेट करती है, चाहे वो एक अकेला पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, उसको पर्सन की डेफिनेशन में ही रखा गया है और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, फिर आप में से बहुतों ने सुना होगा कि एनजीओ के ऊपर टैक्स नहीं लगता। वो सेक्शन 12A और 12A के अंदर भी उनको एग्जम्पशन मिली हुई कि किस इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो सब बात की बात है। तो इस तरीके की जितनी भी ये जितने भी लोग पर्सन जो हैं, जो इनकम जनरेट करते हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं, जो वो लोग इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम पे सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, अब इसी की कैलकुलेशन इन सारे हेड्स में है। सैलरी के अंदर में जैसे हम पढ़ेंगे कि भाई सैलरी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, बिजनेस के अंदर में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, कैपिटल गेन में क्या आता है नहीं आता, अदर सोर्स में क्या आता है क्या नहीं आता। इसी को टैक्सेशन, लॉ ऑफ टैक्सेशन की स्टडी कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल यही सबको जानना होता है। चाहे आप बोलेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे टैक्स में क्या पढ़ता है, वो यही पढ़ता है। बस ये होता है कंटेंट का फर्क होता है कि वो कितना वास्ट पढ़ते हैं, और जहां कम जरूरत होती है वह कम। जैसे बीकॉम में किस लेवल थोड़े कम लेवल होते हैं, बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा हाई होता है, सीए में थोड़ा हाई होता है, प्रोफेशनल कोर्स में हाई होता है, एलएलबी में एवरेज है। सारे सेक्शंस नहीं है, बहुत लिमिटेड सेक्शंस दिए हुए हैं। मतलब जितना इन्होंने दे रखा है वो पूरे इनकम टैक्स का 20% भी नहीं है जितना इन्होंने दे रखा है। बहुत वास्ट है इनकम टैक्स है। ठीक है, लेकिन हम इसी के मोटिव में पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, तो ओवरव्यू में किसी को कोई कंफ्यूजन, अब आप पूछ सकते हैं। अब हमारा खत्म ही है, हम 2-4 मिनट में ऑफ कर देंगे इसको, सेशन को। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है? Uh, how many percentage of people pay income tax in India? It is very less actually. 3 to 4%। मतलब as far as थ्री टू I फोर know. परसेंट 3 to 4% मैक्सिमम। अब थोड़ा सा And बढ़ा why? है, And why? जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से थोड़ा सा बढ़ा है। और आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं, टैक्स पढ़ना है ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जरूर जाइए। उसमें ना एक स्टैटिक्स करके कॉलम होता है, उससे ना आपको पता लगेगा कि कितने लोग टैक्स भरते हैं, कितने लोग आईटीआर भरते हैं, और कितने परसेंट ने कितना कंट्रीब्यूट करा। ये अच्छी बात है, मतलब कहीं यूज नहीं होता, बट हमें ना ये बातें पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है ना। Thank you. हाँ इसमें सेल्स टैक्स नहीं आता, मतलब ये सारे हाँ इनकम हाँ रिलेटेड। हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको। चलिए मैं 2-3 मिनट लगा ही देता हूँ। ठीक है, देखिए, कोई भी जो टैक्स है ना, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
किसी भी तरह का जो टैक्स है सरकार एक डायरेक्ट वसूलती है, इनडायरेक्टली। अब बोलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि 5 मिनट से ज्यादा हम लगा नहीं सकते, ठीक है। जो हमसे डायरेक्टली लिया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो जो हम नहीं डायरेक्ट पे करते बट हमसे ले लिया गया उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट से जाते हैं, 50 रुपए का साबुन खरीदते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जी मैंने तो कोई टैक्स भरा ही नहीं, बट आप याद रखिए उस साबुन के अंदर जीएसटी इंक्लूड है। आप समझ रहे, पहले एक्साइज भी था तो उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, कोई और टैक्स, स्टेट टैक्स भी हो सकता है, इंक्लूड है। तो क्या हमने डायरेक्टली टैक्स दिया? नहीं। हम क्या करते हैं, हम दुकानदार को 50 रुपए देते हैं, दुकानदार ने हो सकता है उस साबुन को 40 रुपए में खरीदा हो, चलिए ठीक है, 50 रुपए में एग्जांपल लीजिए, 5 रुपए टैक्स इंक्लूड है, उसने लिया 45 रुपए प्लस 5 रुपए। अब वो 5 रुपए क्या करेगा, सरकार को डिपॉजिट कर देगा, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, ठीक है। गवर्नमेंट को वो पे कर देगा। कहने का मतलब है 50 रुपए हमने दिए, बट इंटरमीडिएटरी जो दुकानदार है उसने 5 रुपए हमसे कलेक्ट करके सरकार को जमा कर दिया। तो जो सेल टैक्स और जीएसटी, वो यही इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसी को डायरेक्ट टैक्स हमसे डायरेक्टली ले लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि टीडीएस, आप लोग अगर सैलरी में किसी का टीडीएस कटता होगा तो आप देखते होंगे कि ना हमारी सैलरी में डायरेक्टली टीडीएस काट के सरकार को हमारे पैन कार्ड नंबर पे जमा कर दिया जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पैन कार्ड पे या हमारे जीएसटी नंबर पे नहीं होता, हमेशा किसी थर्ड पार्टी की जीएसटी नंबर पर होता है। सरकार और हमारे बीच में एक इंटरमीडिएट की जरूरत होती है इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करने के लिए। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने सेल टैक्स बोला, आप आज तक कभी भी सेल टैक्स जमा करने खुद नहीं गए होंगे। आप बिजनेसमैन है, इस बात को वो मत लीजिए, एज ए इंडिविजुअल सोचिए, खुद कभी भी आप टैक्स डिपॉजिट करने नहीं गए होंगे, कभी भी टैक्स देने हम खुद नहीं जाते। सेल टैक्स किसी हम पर्सन को देते हैं। हम टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी खरीदते हैं, उसमें जीएसटी लगता है, हम जीएसटी दुकानदार को देते हैं, दुकानदार उस जीएसटी को सरकार के पास डिपॉजिट करता है। तो कहने का मतलब हमने डायरेक्टली सरकार को ना दिया, हमने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने डिपॉजिट करा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही एक डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इसके ऊपर भी डिफरेंसेस के पूरे क्वेश्चंस है, काफी सारे लंबे, जो फीचर्स जिसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स ये है, इनडायरेक्ट टैक्स ये है, काफी सारे फीचर है। ठीक है, तो ये आज हम ना सिर्फ ओवरव्यू ले रहे थे, क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। हमारा प्रोफेशन टीचिंग नहीं है। मैं 5 साल पहले सीए फाइनल तक को पढ़ाता था। हमारे आईसीए आईसीए एक इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई नहीं, आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके हैं, उसमें हमने काफी बैचेस लिए। तो मैंने बस मेरे माइंड में था कि देखिए हम सब साथ के ही हैं, तो मैंने सोचा जी हमें जो नॉलेज है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्रेंड्स को क्यों ना दें। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई अर्निंग का मोटिव नहीं है, कोई पैसे चार्ज नहीं है, बस मैं चाह रहा हूं कि ऑनेस्टली एटलीस्ट 10 से 20 पर्सन ज्वाइन करें, तो हम इसको एक फॉर्मली सेशन के रूप में कंटिन्यू करें। ज्यादा नहीं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 8 या 10 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2 दिन का ये इंट्रो सेशन इसलिए रखा था कि ओवरव्यू सबको पता चल जाए। ये फॉर्मल क्लास है ही नहीं। फॉर्मली तो एक एक वर्ड को समझने में हो सकता है कि हमें आधा आधा घंटा लग जाए, एक एक वर्ड को डिफाइन करने में बहुत बार आधा आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है हम उसी लेवल पे उस चीज को डिस्कस करें, क्योंकि इनकम टैक्स में इतना डिस्कशन का पार्ट है, इतना डिस्कशन का पार्ट है कि, और इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर हम शुरू करेंगे तो रामायण की तरह ये खत्म ही नहीं होगी। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है ये। ठीक है, तो बस इसीलिए हमारा 2 दिन का सेशन था। कल भी हमने सेम ही चीज डिस्कस करी थी, आज भी हमने सेम चीज डिस्कस करी थी, आज भी हमने ना सेम चीज डिस्कस करी थी कि हम जो है क्या आगे क्लास बना सकते हैं, क्या हम एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं कि जैसे इसको एक फॉर्मल तरीके से 8-10 दिन कंटिन्यूस, तो ऑब्वियसली नहीं, बीच बीच में गैप भी होगा, तो 8-10 क्लास हम इसको कंटिन्यू करें और इसको हम चैप्टर को, इन लॉ ऑफ टैक्सेशन को खत्म करें। ठीक है, यही जानने के लिए मैंने 2 दिन रखा था। अगर इसमें कोई अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा मुझे, कि हम अपना ऑफिस चलाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों शाम को अपना 1 घंटा या 2 घंटा खराब करें, है ना। नहीं चलिए। नहीं, थैंक यू सो मच राजीव भाई, इट इज वेरी हाँ। नोबल इनिशिएटिव ऑफ योर, थैंक यू सो मच। Yeah, हाँ it was a great session. हाँ, तो ये ओवरव्यू था, अंदर में काफी कुछ है सीखने के लिए। तो देखिए, अगर मतलब
एक पहला हम क्लास एक मेरे ख्याल से संडे को रख सकते हैं, ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी होती है। देखिए टैक्स में ना 1 घंटा ना ऐसे उँगलियों पे बीत जाता है। मैं आपको बताऊँ, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इंट्रो ही दिया, उसमें देखिए ऑलमोस्ट 40-45 मिनट बीत गए, पता भी नहीं चला। ठीक है? तो 1-2 घंटा कैसे चला जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, तो हम 2 घंटे तो चाहिए किसी चीज़ को एक्सप्लेन के। तो आप देख लीजिए, अगर हम संडे को ना शाम को 5 से 7 का रख सकें, पॉसिबल है? वो फॉर्मल क्लास होगी, आपको इंट्रो नहीं होगा, प्रॉपर चैप्टर वाइज़ एक-एक वर्ड जो सेक्शन में लिखा है उस पे डिस्कशन होगा। हाँ हाँ पॉसिबल है ना? रख तो सकते लेकिन हैं मतलब इस संडे तो वो है मतलब मेरा वो पर्सनल वो है लेकिन हाँ रख सकते संडे को नहीं देखिए, अगर मोस्ट ऑफ द पीपल अगर एक ही टाइम पे अगर रेडी हो गए तो हम उस पे रख लेंगे, नहीं तो कोई और टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए संडे को मैं भी फ्री हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि खास काम होता है, ठीक है? हम रख सकते हैं, अभी हम लोग का भी सीज़न उतना है नहीं कि हम आईटीआर वगैरह में बिज़ी हों ऑफ़िस में, वो सब अप्रैल ऑनवर्ड हमारी फाइनलाइज़ेशन शुरू होती है। हाँ, तो अभी हम ना संडे को फ्री रहते हैं नॉर्मली, तो हम संडे को रख सकते हैं, बाकी बीच में छोटे सेशंस रखेंगे और संडे को एक बड़ा सेशंस रख सकते हैं, जिससे कि हमारा 1 से 2 सप्ताह में ये खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोग जुड़ेंगे ना ऑनेस्टली उनको ना अटेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम भी तो अपनी एनर्जी दे रहे हैं ना। समथिंग टू रिटर्न तो चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ? हम फीस चार्ज नहीं करें तो कम से कम इतनी ऑनेस्टी तो चाहिए ना कि लोग ऑनेस्टली अटेंड करें। हाँ नहीं मतलब मेरी तरफ से तो ये है कि ये संडे थोड़ा सा मेरे लिए वो है, अगर दिन में हो जाता तो ठीक नहीं, रहता। मैंने ना इसमें रिकॉर्डिंग भी लगा दी है वैसे तो, अच्छा ठीक है? जैसे आज का भी ना मैंने डाउनलोड करके कोई स्क्रीन रिकॉर्डर था, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। अगर ये फाइन आता है तो मैं रिकॉर्ड तो करूँगा ही, ठीक है ना? ठीक 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 हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है तो फिर कोई आएगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक ना लाइव नहीं आता है ना कोई, तब तक ना इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं आपको बताऊँ। जब हम पढ़ाते थे ना, तो उस टाइम पे 50-50, 100-100 बच्चे एक-एक बार में हमारे साथ बैठते थे। ग्रेजुएशन के या फिर सीपीटी के या उसमें तो मज़ा आता है। जितने ज़्यादा लोग उतना मज़ा आता है। क्वेरीज़ भी उतनी होती है ना? क्वेरीज़ भी उतनी होती है, बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ में। अब मान के चलिए 2 लोग होंगे और हम कर रहे हैं तो ना थोड़ा-सा इंटरेस्ट नहीं आता है, और कोई बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कम से कम 10 लोग तो हमेशा प्रेज़ेंट रहें। संडे को हम आगे फर्स्ट हाफ में रख सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा-सा 5 to हाँ, 7 या मतलब अर्ली और मॉर्निंग अर्ली नहीं, रखूँ? 10-11 बजे रख सकते हैं। हाँ, हाँ, देखिए आप एक नॉट काम अर्ली करिए ना, मॉर्निंग बट एट लीस्ट देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ये ना ओपन है, आप उसमें अपना मैसेज डाल दीजिए। जो ये सबसे कॉमन टैक्सेशन टाइम। किस हाँ जी? अरे हाँ मैं जी, कुछ पूछ कह रही थी कि ये टैक्सेशन क्या सेकंड डे क्लास है? ये क्लास नहीं थी, ये इंट्रो है। कल भी सेम ही हाँ थी, ये मतलब क्लास नहीं है। इसमें आप देखिए ना, सब चीज़ हमने डिस्कशन कर लिया। तो ऑब्वियसली ये ना क्लास नहीं थी। ये एक इंट्रोडक्शन था, जिसे कहते हैं ना कि भूमिका। हर एक किताब के चैप्टर के पहले आप देखे होते हो भूमिका लिखी होती है। आज हमने भूमिका बनाई है उस चीज़ की, कि जी कैसे होना चाहिए और कैसे ये होता है, कैसे वो होता है। एक ओवरव्यू तो समझ में आए ना, कि डर ना लगे हमें। अब देखिए, अब मैं कुछ भी बोलूँगा आपको, मोटा-मोटी ये तो याद रह ही जाएगा कि इनकम के 5 हेड होते हैं जी, विदेशियों से ऐसे टैक्स नहीं ले सकते जी, रेज़िडेंट होना चाहिए जी, है ना? थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो मोटा-मोटी समझ में आ गया कि भाई क्या होता है टैक्स, कि डर ना लगे हमें इस चीज़ से, है ना? तो इसलिए 2 कल भी हमने सेम सेशन रखा, आज भी सेम सेशन रखा। कल भी 20-25 लोगों ने अटेंड किया था, आज भी 10-20 में था, धीरे-धीरे हट गए कि हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जब हम अपने सेशन शुरू करें, तो कम से कम 10 से 15 या 20 लोग तो एटलीस्ट होने चाहिए। तभी तो हम भी सोचेंगे ना कि जी हम इतनी एनर्जी जो लगा रहे हैं उसका हमें रिम्यूनरेशन मिला कि इतने लोगों को समझ में आ गया, है ना? ठीक। तो जो भी टाइमिंग है आप लोग ना एक बार व्हाट्सएप डाल दीजिए, जो कॉमन टाइमिंग निकल के आ जाएगी सबसे मोस्ट, हम उस सेशन में रख लेंगे। संडे को नॉर्मली थोड़ा-सा देर से ही उठना होता है। 10 बजे से नॉर्मली हम 10 बजे के बाद ही सोचेंगे। 10 से लेके 5 बजे के बीच में आप देख लीजिए, 5, 6, 7 के बीच में, जो टाइम सूटेबल होगा हम एक बार डिसाइड कर लेंगे। अभी तो आज तो बुधवार ही है, हमारे पास 3 दिन है सोचने के लिए। जो बेस्ट टाइम निकलेगा हम उस टाइम पे शुरू कर देंगे। ठीक है जी? अब इसको ना हम खत्म करते हैं अब, ठीक है? बाकी कोई भी अगर बात हो, कोई भी जैसे कोई वैसे मैं पूछना हो, तो आप ना उसी ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मैं ग्रुप में ही रिप्लाई कर दूँगा, कि क्या है, या उसका कोटेशन बता दूँगा कि कहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है जी? ओके जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके जी।